हेलो एवरीवन। आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के विषय में। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होता है एक ऐसा चीज़ जिसमें कि जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल होता है, कैपिटल के साथ साथ ही इंसानों का भी अदल बदल होता है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में। मीन्स यू कैन से दैट व्हेन commodities are getting exchanged along with capital, along with technology, along with people। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम 4 ऐसे टॉपिक जिसको हम क्वेश्चंस में अरेंज किया है तो वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है उसको हम जानते हैं, उसको क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी, नेट और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, what impact does globalization have upon the countries of the world। जैसे कि विषयन है, विषयन का इम्पैक्ट मीन्स इसका प्रभाव दूसरे राष्ट्रों के ऊपर कैसे है, मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और क्या हम लोग का इकोनॉमी बढ़ रहा है, कम रहा है, व्हाट इज़ द मेन इम्पैक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन बाय दिस वे। थर्ड है ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ डिबेट। ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ मीन्स जो पृथ्वी का उत्तरी छोर में जो देश है उनका जो बिहेवियर है, उनका जो रिएक्शन है आज, मतलब हमारे जो ग्लोबल साउथ है उनके तरफ कैसे है, उसको हम जानेंगे। ठीक है। और फोर्थ जो है वो है व्हाट इम्पैक्ट डज ग्लोबलाइजेशन हैव अपॉन द स्टेट सॉवरेनिटी। यहाँ पे हमें देखना है कि राष्ट्र जो एक कारक के रूप में जाना जाता है, आज राष्ट्र के अगेंस्ट में ग्लोबलाइजेशन क्या एक इम्पैक्ट डाल रहा है? क्या मीन्स जो हम लोग का स्टेट है उसका पावर कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ है? ये हमें क्वेश्चन, हम लोग का जब टॉपिक एनालाइज किया जाएगा तब हम इसके विषय में जानेंगे। ओके, तो हम पहले क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज, ह्यूमन बींग्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि कैपिटल जो पैसा होता है, रुपए होते हैं, ठीक है, वो एक देश से दूसरा देश पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि 5G आने वाला है इंडिया में, 5G पहले कहाँ पे आया था? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उसके बाद दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कैपिटल्स है, उसके बाद ह्यूमन बींग्स, जैसे कि अभी एक सर्जन, जैसे कि कोई बाईपास हो रहा है, एंडोप्लास्टी हो रहा है, ये हम लोग का देश में तो इन्वेंट नहीं हुआ था, ये दूसरा देश में हुआ था। तो अभी क्या करेंगे? तो ये कौन सा देश में हुआ था उसको हम जानेंगे। ठीक है। तो वैसे करके ही टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ऐसे करके ग्लोबलाइजेशन को जो प्रोसेस है वो पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है। और ये कब हुआ है? ये स्प्रेड हुआ है 1991 के बाद। क्यों 1991 के बाद? क्योंकि 1991 के बाद ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। सोवियत जो इकोनॉमी था, सोवियत एज ए कंट्री जो था, वो पूरी टूट चुका था, और उसके बाद रशिया एक सॉवरेन स्टेट की जैसा फॉर्म हो चुका था। ठीक है। तो उसके बाद ही यूएस का दबदबा, और उसके बाद यूएस का जो पावर, यही जाके ग्लोबलाइजेशन को आगे क्रिएट करता है। सिर्फ यूएस नहीं, उसके साथ यूरोप है और भी दूसरा जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, उन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को किया है। ठीक है। अभी एलपीजी एंड इट्स स्टैंड आउट्स इन द वर्ल्ड। अब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला एलपीजी नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला एलपीजी है। तो अब हम जानेंगे कि लिबरलाइजेशन मतलब जो एक राष्ट्र को हम उसको फ्री करते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट पहले अपना ट्रेड वॉल्स बहुत ऊंचा रखा था कि कोई भी अगर उस कंट्री में ट्रेड करने आते थे तो क्या होता था, उसको ज़्यादा पैसा देके ट्रेड करना पड़ता था, उसका मुनाफा कम होता था। तो अभी जो होगा, अभी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट को ट्रेड वॉल्स को घटाना पड़ेगा, जिससे कि बाहर का कंपनी हम लोग का राष्ट्र में आके ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जैसे कि हम लोग का स्टेट में, जैसे आप देख सकते थे पहले गवर्नमेंट सर्विस, आप देखिएगा कि 1990s के बाद से प्राइवेट कंपनी, एंटरप्राइजेस जितना भी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और इसी वजह से अभी हम लोग का जो मार्केट मोनोपोली जो पहले गवर्नमेंट का था वो अभी टूट चुका है, अभी ये प्राइवेट के ऊपर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद हम लोग शॉपिंग मॉल्स देख सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी जैसे एक्सेंचर, IBM, ओके, इन्फोसिस, ऐसा बहुत सारा कंपनी जो आए हुए हैं।
ठीक है, ग्रोथ ऑफ MNCs एंड TNCs, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, जिसका मदर कंपनी जैसे कोई भी एक डेवलप स्टेट में है, जैसे कि US में है, ठीक है। एप्पल आपको पता है एप्पल कौन सा देश से है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वैसे ही करके आज हम लोग का जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसी का जो लास्ट फेज़ है, इसको LPG का जो लास्ट है, इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड, इसका स्टैंड आउट मीन्स कैसे करके ग्लोबलाइज जो इंस्टीट्यूशंस है, जो प्रतिष्ठान है, वो अलग अलग जगह पे अपना बेस क्रिएट कर चुके हैं। जैसे कि ग्लोबल नॉर्थ से क्या हुआ, अभी ग्लोबल साउथ में आया है, ठीक है। जैसे कि अमेरिकन कंपनी से अब इंडिया में है, चाइना में, ठीक है। तो क्यों चाइना में आए हैं, क्यों इंडिया में आए हुए, ठीक है, इसका रीज़न्स हम जब नॉर्थ वर्सेस साउथ करेंगे अगले स्लाइड में वहाँ पे देखेंगे। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फीस है वो है कैपिटल ट्रांसफ़र। 1944 आपको याद होगा, जैसे कि हम लोग का विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ था, 1945। 1944 में जो कैपिटलिस्टिक स्टेट्स था, जैसे US, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, वहाँ US में क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड्स डिस्पैच करके एक कमेटी बना था और वहाँ पे डॉलर को इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके बताया गया था, ठीक है। मीन्स डॉलर हैज़ बिकम इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर कुछ भी होता है तो डॉलर को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पैसा अगर चेंज होता है तो हम लोग बाहर जाने के लिए डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे कैपिटल क्या करता है, दूसरा देश से हम लोग का देश में आता है। अभी रशिया का करेंसी कौन सा है, रूबल है। चाइना का कौन सा है, रिनमिनबी यॉन है। जापान का क्या है, येन है, ठीक है। ऐसे इंडिया का रुपया है। तो ऐसे करके हम लोग कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का कैपिटल है वो हम लोग का देश में आएगा। तो इसी से हम लोग का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा हम लोग का स्टेट का, और उसके बाद क्या होगा, इसके साथ हम लोग का इकोनॉमी भी बढ़ेगा और हम लोग उन लोगों को फैसिलिटीज़, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकेंगे। ह्यूमन, जैसे कि आप लोगों को पता है कोई भी एक कंट्री अकेला डिपेंड नहीं हो सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे स्किल बेस्ड लेबर के लिए उन लोगों को बेसिकली ह्यूमन बेस्ड टेक्नोलॉजी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को, मतलब इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों भेजा जाता है, ताकि उन लोग वहाँ पे जाके बेसिकली अपना जो ज्ञान है उनको बांट सकें, और उन लोगों को जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग देके, मतलब जो भी नॉलेज है उसको बांट के वहाँ पे भी वो सिस्टम लागू कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे इंजीनियर आ रहा है जा रहा है, ठीक है, या कोई भी आ रहा है जा रहा है, वैसे करके। टेक्नोलॉजीज़ तो आपको पता है, पहले आप रिसीवर वाला फ़ोन यूज़ करते थे, अभी आप और भी स्मार्ट हो गए, इसलिए आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग का टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज कैपिटल ट्रांसफ़र होता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक मुख्य पार्ट है। उसके बाद जो बताया है कि वर्ल्ड अंडर वन रूफ, मतलब पूरा पृथ्वी एक छत के नीचे है। इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आता है उसके बाद आने के बाद ही पूरा एक वर्ल्ड को एक रूफ बताया गया है, ठीक है, एक छत। तो एक छत के नीचे में जैसे कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई छोटा देश, कोई बड़ा देश, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हर किसी देश का एक अलग सा ही स्टैंड पॉइंट होता है। कोई इकोनॉमी में स्ट्रांग है तो कोई पॉपुलेशन में। तो जैसे ही कोई इकोनॉमी में स्ट्रांग होता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस बार इकोनॉमी में स्ट्रांग है तो उसको दूसरा देश के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेड के पैटर्न से ही हम लोग आज देख सकेंगे कि कैसे कि एक इकोनॉमी और भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है। और ऐसे करके हम लोग अपना इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स और दूसरा जो लेन देन होता है वो सब कुछ हम लोग एक साथ कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो हमें ये करना पड़ेगा कि हम लोग अभी इकोनॉमी के साथ दूसरा चीज़ें भी मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा चीज़ है जैसे कि पॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे कि अभी ट्रेड करना पड़ेगा, बट अगर चाइना के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशंस नहीं रहा तो चाइना इंडिया को सामान नहीं भेजेंगे। अगर चाइना के साथ US के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा तो US चाइना से सामान नहीं लेंगे। बट हम लोग अभी जो है हम लोग इंटरडिपेंडेंस के ऊपर चल रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, मतलब हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। तो इसी से ही मतलब वर्ल्ड अंडर वन रूफ, मतलब जितना भी हम लोग के आपस में भेदभाव है वो सब साइड करके हमें एक जगह रहना पड़ता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन है उसमें चलते हैं, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। अभी ये जो विषय है इसका जो इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो कैसा है, ठीक है। पहले तो हमने जान लिया कि विषयान से क्या हुआ,
विषान हम लोग का जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन किया है, कनेक्ट किया है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशंस ग्रो हुआ है, इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, इससे ट्रेड जो सबसे वाइटल होता है, अभी अगर कोई देश के साथ युद्ध होता है तो फिर घाटा किसका होता है? जो कंट्री युद्ध करेगा उसको होगा, और जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसका होता है। तो ऐसे ही अभी युद्ध करके कोई फ़ायदा है नहीं। जितना भी युद्ध करोगे क्या होगा, अपना कंट्री का इकोनॉमी है वो 10 साल पीछे चला जाएगा। तो अभी ट्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ भी कमाना है वो ट्रेड के माध्यम से कमाना है। बहुत सारे भाई लोग बाहर से मोबाइल मंगाते हैं, ठीक है, कोई दुबई जाते हैं, ठीक है, आईफोन खरीदने के लिए। सो वैसे करके यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ मीन्स मिडल ईस्ट इज़ ग्रोइंग, लाइक दुबई इज़ ग्रोइंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड, बिकॉज वहाँ पे टैक्स फ्री है, ठीक है, टैक्स फ्री सिस्टम है। लेकिन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने हर एक स्लाइड्स में आपको टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बताया है, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो बता रहे हैं तो इसके बारे में है बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक आईटी रिवॉल्यूशंस 1990s के बाद हर एक देश में आया है, ठीक है। और जैसे कि इंटरनेट मतलब जैसे डेवलप होता जा रहा है, तो इंटरनेट से क्या हो रहा है, अभी पीपल मतलब जो इंसान है वो एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हैं। पहले तो ऑर्कुट था, अभी जीमेल हो गए, अभी फेसबुक, सोशल मीडिया, वी कैन सी वेरियस अदर प्लेसेस, यू नो, लाइक हर किसी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का मीन्स आगमन हो चुका है। जैसे कि आप अगर आपको अभी पैसा भेजना होगा, आप किससे भेजेंगे? फ़ोन पे से भेजेंगे, गूगल पे से भेजेंगे, अमेज़न पे से भेजेंगे। तो ऐसे ही हम लोग देख चुके हैं टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस कितना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसने ग्लोबलाइजेशन को और उसका जो इम्पैक्ट वर्ल्ड में है, इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक ऐसा बात है, जैसे कि कंपनियां चल रहे हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स है, अब अगर किसी को अभी मेडिसिन चाहिए तो वो मिल जाएगा, अगर किसी को वैक्सीन चाहिए तो वो मिल जाता है। तो हर किसी प्रोडक्ट जैसे कि ड्रेसेस, कपड़े, जूते, वट एवर इट इज़, यू आर गेटिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश का प्रोडक्ट हम लोग खुद खरीद रहे हैं ऐसा नहीं है, बाहर का देश का जो सामान है वो भी हम लोग खरीद रहे हैं, और हम लोग का देश का सामान भी बाहर के देश खरीद रहे हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो दूसरा जो स्लाइड है, सॉरी दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज़ स्टेट इंटरडिपेंडेंसी। मतलब स्टेट का जो इंटरडिपेंडेंस होना है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। तो स्टेट इंटरडिपेंडेंसी मतलब ये स्टेट हमेशा किसी ना किसी के ऊपर निर्भर रहता है। अगर जितना भी भेदभाव हो, अभी चाइना अगर इंडिया को सामान भेजना बंद कर दे, तो इंडिया का कुछ दिन पहले जैसे कि कोई महिंद्रा थार खरीदने जाता है तो नहीं मिलता है। क्यों? 1 साल का वेटिंग, इसलिए वेटिंग है क्योंकि चिप शॉर्टेज है। तो ये चिप जो आता है ये बाहर का देश से आता है। जैसे भी कोई ब्लू अर्थ मटेरियल चाहता है चाइना, तो वो कहाँ से लेते? इंडिया से लेता है, ठीक है। पाकिस्तान हम लोग से क्या लेता है? पाकिस्तान हम लोग से राइस लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग से लेता है। ऐसे ही तो और उसके बाद क्या करता है, ये इंटरडिपेंडेंसी जब हो जाता है तभी बेटर कम्युनिकेशन। अगर अभी हम लोग का इंडिया का बात करें तो कोई भी कंट्री हम लोग को हेल्प करने के लिए रेडी है, क्योंकि इंडिया में एक एस्टैब्लिश मार्केट है। और आप लोग जैसे देख रहे हो, आप लोग के जैसे यूथ यहाँ पे भरपूर है, ठीक है। जो यूथ है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, स्किल्ड है और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो इससे हम लोग का कंट्रीज़ का जो कम्युनिकेशन है, कोई भी आज जैसे कि ट्रम्प कुछ दिन पहले आके गया था, ठीक है, जापान का प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन इज़ इंटरेस्ट टू मेक रिलेशंस विद इंडिया, एंड दिस इज़ हैपनिंग जस्ट बिकॉज इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया का जो अर्थनीति है वो एक तरफा बढ़ रहा है, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। और उसके बाद क्या, जैसे कि ये सब कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रहा है, उसके बाद हम लोग का ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी इससे स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। अभी जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबलाइजेशन तभी कम कर सकता है अगर जिस देश में डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी एंड इस इंस्टीट्यूशंस क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी रहेगा तो ह्यूमन राइट्स रहेगा। ह्यूमन राइट्स अगर जो ह्यूमन राइट्स के लिए फेस कर रहा है, ऑब्वियसली उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। अगर कुछ गलत होगा तो मीडिया में बोल देंगे, कुछ ये होगा तो यहाँ पे शो कर सकते हैं। डेमोक्रेसी जहाँ पे ही रहेगा वहाँ पे ही ग्लोबलाइजेशन अनिवार्य है, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं है, कोई मिलिट्री लीडर अगर वहाँ पे रहेगा, आपको लगता है कि कोई मिलिट्री लीडर जो ऑर्डर्स देगा, जो पनिश करे, फोर्स करेगा, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ट्रेड होगा, वहाँ तो लूट होगा, ठीक है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी
और जो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्लोबलाइजेशन को समझाने में। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि एक स्टेट सिस्टम अपना सिस्टम्स को और भी ज़्यादा उन्नत करते हैं, जैसे कि डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है। जैसे कि इंडिया इज़ राइजिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी बिकॉज इंडिया हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। इंडिया के पास रिसोर्सेस है, मैन पावर है, पॉपुलेशन, मार्केट, एवरीथिंग इंडिया के पास है। जैसे मतलब हमें अब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इंडिया के पास ऐसा पैसा, इतना पैसा कहाँ से आ गया, इंडिया डेवलप कैसे हो गए। इंडिया हैज़ एवरीथिंग विच मेक्स इट्स प्लेस ए ट्रांसपेरेंट वे, ए ट्रांसपेरेंट प्लेस। तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन को देख पाएंगे, और ग्लोबलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी से ही चलता है। वी कांट हाइड एनीथिंग। वेयर देयर इज़ ह्यूमन राइट वायलेशन देयर कैन बी नो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ डिबेट क्या है। ग्लोबल नॉर्थ जो कि पृथ्वी का एकदम उत्तरी छोर में जो देश है, जिनके पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसे कि आप सोच लीजिए अमेरिका का जो आबादी है वो इंडिया से जैसे कि 10 भाग में 1 भाग है। ठीक है, तो ऐसे इतना कम पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा वर्कर्स को। और ग्लोबल साउथ में क्या है, ग्लोबल साउथ मतलब जो दक्षिणी छोर में जो देश है, तो उन देशों में बेसिकली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि चाइना, जैसे कि इंडिया। अभी जो ग्लोबल नॉर्थ है, अभी वहाँ पे अगर आपको इंजीनियर रखना पड़ेगा तो एक इंजीनियर को आपको $10,000 देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसी $10,000 को अगर हम इंडिया में अगर सेम पैसा अगर इंडिया में खर्च करेंगे तो देखा जाएगा कि एक इंजीनियर को ना रख के यहाँ पे 100 इंजीनियर को रख सकते हो उसी पैसे से। तो काम कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से जो विश्व का जो उत्तरी छोर में जो देश है वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपना जितना इंस्टीट्यूशंस है, कंपनी है और दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, सबको ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। जैसे कि इंडिया में अभी अमेरिकन फार्म्स, जो कोरियन फार्म्स, हर कोई आना चाह रहा है, जापानीज़ फार्म्स, ये लोग आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ ए ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी, और वो लोग बदले में क्या ले रहे हैं, ह्यूज प्रॉफिट। क्योंकि 10 रुपये का अगर सामान बिकता है अमेरिका में, वो अगर 10 जनों में बिकेगा तो इंडिया में उसको खाने वाले 1,000 जन होंगे या 1 लाख होंगे, तो प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ है ना। तो ऐसे ही करके ग्लोबल नॉर्थ का जो फोकस है ना वो ग्लोबल साउथ की तरफ है। यहाँ पे मोर रिसोर्सेज इन द साउथ, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स का कोई कमी नहीं है। कुछ भी मंगाओ, अब कहीं से भी मंगाओ, भाई चेयर टेबल चाहिए आपको मिल जाएगा, BMW चाहिए वो भी मिल जाएगा। एवरीथिंग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अगर आप जैसे कि फ्लिपकार्ट में जाओ, अमेज़ोन में जाओ, कुछ भी कहीं पे भी जाओ, अब जो चाहिए आपको अगर मारोगे वहाँ पे सर्च करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोग के पास अढेर रिसोर्सेस है। ठीक है, मोर वर्कफोर्स, जो आपको हम बता चुके हैं कि ज़्यादा लेबर फोर्स, ज़्यादा काम, और यहाँ पे कम पैसे देना पड़ता है। और यहाँ का मार्केट जो है बहुत ही मतलब बेहतर है दूसरी जगह से। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ए पॉपुलेटेड जोन। क्यों पॉपुलेटेड जोन में मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जगह ज़्यादा है? क्योंकि इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जगह यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा है जो ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जो इस प्रोडक्ट को बेसिकली मतलब ख़रीदेंगे। जैसे ही ये प्रोडक्ट ख़रीदेगा, जैसे कि 2 रुपये का सामान 20 रुपये में बेच रहा है कोई, ठीक है, तो ये जो 18 रुपये है ये ना वो कंपनी के पास जाएगा। जैसे कि आप लोग कोका कोला पीते हो या कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, तो ये जो मेजॉरिटी जो प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये क्या करेगा, ये आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काफ़ी अच्छा जगह बना हुआ है। अब जो थर्ड, जैसे कि फोर्थ स्लाइड में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हैड ऑन स्टेट सॉवरेनिटी एंड इट्स सॉवरेनिटी। ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट होता है, दबाव होता है, ठीक है, जैसे कि इफ़ेक्ट होता है, वो स्टेट के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कैसा है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल प्रेशर, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ है, जो फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट था, मैंने आपको एक बताया नहीं है एक चीज़, जैसे कि हम लोग का वर्ल्ड में जो है, पृथ्वी में, वो अभी विश्व में हम लोग 3 प्रकार के स्टेट को डिवाइड करते हैं। एक है डेवलप स्टेट,
एक है मतलब डेवलपिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स, ठीक है। तो डेवलप्ड एंड लीस्ट डेवलपिंग स्टेट्स में मतलब बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। डेवलप में आते हैं यूएस, यूरोपियन स्टेट, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड को हम लोग देख सकेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड में कौन है? अमेरिका, ठीक है, रशिया, ये सब स्टेट्स, ठीक है, सॉरी अमेरिका, फिर यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड में है रशिया। थर्ड वर्ल्ड में कौन है, कौन सा स्टेट्स है? थर्ड वर्ल्ड में है बेसिकली चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब स्टेट्स थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। तो अभी जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, अभी देख पा रहे कि इंटरनेशनल प्रेशर, क्यों इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं? इंटरनेशनल प्रेशर्स जैसे कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जैसे कि इंडिया अभी गल्फ़ से, गल्फ़ मतलब मिडिल ईस्ट से अगर तेल ना लेके इंडिया कहता है कि मैं ईरान से लूँगा, लोकल करेंसी में लेना है, तो अमेरिका क्या करेगा? इंडिया के ऊपर दबाव डालेगा कि अगर तुम ईरान से लोगे तो फिर हम लोग तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करेंगे या कोई भी पैसा नहीं देंगे। तो इंडिया का ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है। सो ये ऐसा होता है कि जैसे कि अभी श्रीलंका का हालत ही आप लोग सोच लीजिए कि चाइना ने जब हम्बनटोटा पोर्ट जब श्रीलंका में कंस्ट्रक्ट किया है, पूरा का पूरा चाइनीज़ इकोनॉमी श्रीलंका में घुस चुका है, ठीक है। अब श्रीलंका का हालत कैसा है? श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। जैसे श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, अभी ना चाइना श्रीलंका को पैसे देने के लिए राज़ी है, ना IMF है, ना कोई। तो जो श्रीलंकन स्टेट है वो अब क्या करेंगे? IMF दबाव बना रहा है, दूसरा स्टेट दबाव बना रहा है कि हम लोग का पैसा रिटर्न करो। तो ऐसे इंटरनेशनल प्रेशर्स बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्टेट का जो सॉवरेनिटी होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। जैसे कि स्टेट ठीक से काम नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रेट पे वो लोग स्टेट को प्रेशराइज करके अपना जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने का कोशिश करता है। उसके बाद अनमैचेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कैपिटल ट्रांसफ़र, वो लोग बाहर से आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं, सब ठीक है। जैसे वो लोग बाहर से आके कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ से वो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ले जाए। ऐसे करते ही वो लोग हम लोग का जो यहाँ पे इंडिया में आएंगे तो यहाँ का जो जगह है उसको भी वो लोग कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे भी अपना इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप करेंगे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और यही ग्रुप क्या करेंगे, कुछ दिन बाद जो मतलब बाहर से आते, जो कंपनीज़ बाहर से आते वो लोग क्या करेंगे, एक अलग ही प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट करेंगे कि हम लोग को ये चाहिए। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन में आते हैं वो लोग इंटरेस्ट ग्रुप में काउंट किए जाते हैं। जो बिजनेसमैन आते हैं वहाँ से वो लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि ये कीजिए, नहीं तो हम लोग चले जाने से आप लोगों को ऐसे एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस किया जाए। तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो मोर कैपिटल, मोर डोमिनेंस। अभी फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि यूएस है, यूएस, उसके बाद जो यूरोपियन स्टेट है, अभी छोटा जो देश देश है, उन लोग के पास इतना पैसा नहीं होता है। उन लोग क्या करते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए वो लोग पैसा मंगाते हैं, ठीक है। अभी जब भी वो लोग पैसा देते, मतलब जैसे कि ये रिच डेवलप नेशंस उन लोग को पैसा देते, उन लोग से दूसरा वे से इंटरेस्ट तो लेते ही है, ठीक है। साथ ही साथ उन लोग के कंट्री के ऊपर भी एक अलग सा मीन्स प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं कि हम लोग जो बोलेंगे आप लोग को वही सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे तो हम लोग अपना पैसा मांगेंगे और अगर नहीं दे पाओगे तो फिर हम लोग बैंकरप्सी करेंगे। मतलब ऐसे ही करके, जैसे ही कि मतलब ये डेवलप नेशंस है, इन लोगों का एक अलग ही पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ऐसे करते ही करते वो स्टेट क्या करता है, वो स्टेट मजबूर हो जाता है और ये स्टेट मतलब जैसे कि ये स्टेट उनके अंडर में आ जाते हैं और उनका डोमिनेंस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अभी न्यू कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज का जो समय है इसमें क्या हम लोग फिर से हम लोग न्यू कॉलोनियलिज्म देख पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या फिर से हम लोग के ऊपर एक नया प्रकार का राज करने चल रहा है, ठीक है। अगर वो करते भी है तो किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। सो मीन्स हाउ ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट, how global institutes are trying to dominate and create a fresher kind of colonialism। और ये fresher kind of colonialism जब भी established होगा तब क्या होगा, तब हम अपने जो फ्रीडम है उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग का स्टेट बहुत ज़्यादा मीन्स मजबूर हो जाएगा, ठीक है। एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और कंट्री दे विल बी एबल टू रूल अस। फिर से वही जो ब्रिटिशर्स ने हम लोग के साथ किया था, वही ग्लोबलाइजेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आने लगेगा।
ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस आप लोगों का मैंने आज शायद सॉल्व करने का कोशिश किया। आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक्स। की पॉइंट्स जो रिमेंबर करना है कि ग्लोबलाइजेशन एक सक्सेसफुल आइडियोलॉजी के रूप में हम लोग को क्यों मिला है, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे डेमोक्रेसी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता है, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्स सिक्योरिटी। हम लोग को पता है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, ठीक है, रिसोर्सेज इतना भी ज़्यादा नहीं है, सो वी हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्सेज दैट इज़ अवेलेबल टू अस। ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज़, कनेक्टिंग कंट्रीज़, कनेक्टिंग पॉलिटिक्स, कनेक्टिंग इकोनॉमीज़। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग कैसे करके अपनी इकोनॉमी को कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे करके हम लोग का पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मोदी जी पावर में आए थे, क्या हुआ, हर एक देश के साथ उन्होंने संबंध बनाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भारत को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे दूसरा देश हम लोग के साथ भी अभी जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, सो दैट इन ऑर्डर टू प्रोमोट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स है, ग्लोबलाइजेशन जैसे ही बढ़ा है उसके साथ टेररिज्म भी बढ़ने लगा है, क्योंकि जैसे कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कैपिटल, अभी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कैपिटल किसके पास कैपिटल जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। एज ए रिज़ल्ट आर्म स्मगलिंग, ऑर्गन स्मगलिंग, एवरीथिंग, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग, ये सब भी ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से इंटर बॉर्डर कनेक्टिविटी के साथ साथ ही ये सब भी बढ़ रहे हैं, सो विच इज़ ए नेगेटिव थिंग। तो अभी एडवांटेज में हम लोग क्या देखेंगे, एडवांटेज में देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन आने से कितना ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट हुआ है। वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन आवर हैंड्स, कुछ भी मंगाओ वो आ जाएगा, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वट एवर इट इज़, यू आर जस्ट, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी पैसा होना चाहिए। तो अगर ये सब की चीज़ आपके पास है तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, यू कैन हैव एनीथिंग। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट एवरीथिंग टू आवर डोर स्टेप। इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड ए प्लेस फॉर क्रॉस कल्चरलाइजेशन। क्रॉस कल्चरलाइजेशन का मतलब क्या है कि दूसरा देश का खाना, जैसे कि चाइनीज़ आपको खाना है तो आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ से आपको चाइनीज़ मिल जाएगा, कोई भी शॉप्स। नाउ इफ़ यू वांट टू ईट इटालियन, यू कैन गो टू एनी इटालियन शॉप, यू कैन जैसे कि यू कैन ईट कोई भी देश का खाना हो, कुछ भी कपड़े हो, अब सब कुछ आपको मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो ए ट्रांसनेशनल कल्चरलाइजेशन, ठीक है। जैसे कल्चर भी हम लोग के ऊपर आया, जैसे कि मैकडी, KFC, जीन्स, ठीक है, ऐसे करके ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट दिस थिंग्स टू अस। बट जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज में क्या हो रहा है, जैसे कि रिसोर्स की यूज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का एब्यूज़ भी हो रहा है। रिसोर्स का एब्यूज़ अभी कैसे हो रहा है, जैसे कि आप अगर पेन यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं, पेन को कहाँ पे फेंकते हो, जब उसका इंक ख़त्म हो जाता है डस्टबिन में फेंक देते हो। क्या आपको पता है कि वो पेन फिर से भी कभी भी उसको उठा के वहाँ से रीयूज़ किया जा सकता है, कि उसको रिसाइकल, क्या आप कोई भी स्टेप लेते हो उसको रिसाइकिल करने के लिए? प्लास्टिक हम लोग ने खाया, फेंक दिया, तो अपना घर से जितना कचरा वो आउट, मतलब अपना दुनिया क्लीन, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होता है। वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, मीन्स वी आर ऑल्सो वेस्टिंग द रिसोर्सेज। सो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से ये रिसोर्स का जो एब्यूज़ है ये भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। सो हम लोग को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को पूरा जो टॉपिक है अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।